गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आशा करता हूँ कि तुम सब अपने अपने घरों पे स्वस्थ हो, खुश हो, पढ़ाई भी कर रहे हो और अपना ध्यान भी रख रहे हो। और आज का जो सेशन है वो क्लास करने के लिए तुम सब एकदम पूरी तरह से तैयार भी हो। ठीक है, तो उस दिन हमने जो किया था थर्मल रेजिस्टेंस इन सीरीज, आज हम थर्मल रेजिस्टेंस इन पैरेलल से आज हम कंटिन्यू करेंगे। चलो आज का सेशन, आज का चैप्टर, आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। चलो, तो आज हम टॉपिक जो करेंगे उसका नाम है थर्मल रेजिस्टेंस इन पैरेलल। तो उस दिन हमने देखा था कि अगर रेजिस्टेंस, थर्मल रेजिस्टेंस अगर सीरीज में रहा तो टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारा क्या आता है, या कॉम्बिनेशन हमारा क्या आता है, RH प्लस RH डैश। ठीक है, अगर कैलकुलेशन करेगा, अगर वैसे ही अगर हम फर्दर कैलकुलेशन करें तो पैरेलल का हमारा फॉर्मूला आता है वही करंट के फॉर्मूले की तरह, R कॉम्बिनेशन इज इक्वल्स टू 1/RH प्लस 1/RH डैश। ठीक है, ये हो गया हमारा सीरीज का थर्मल रेजिस्टेंस। अगर सीरीज में रहा तो ये हो गया सीरीज का एक्सप्रेशन, और अगर थर्मल रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में रहा तो ये हो गया हमारा पैरेलल का एक्सप्रेशन। ठीक है, अच्छा, तो ये तो हो गया थर्मल रेजिस्टेंस की कहानी। तो हमारा हीट ट्रांसफर का 3 मोड था। पहला मोड था हमारा कंडक्शन, दूसरा मोड था हमारा कन्वेक्शन, और तीसरा मोड था हमारा रेडिएशन। ठीक है, पहला मोड था हमारा कंडक्शन, दूसरा मोड था हमारा कन्वेक्शन, और तीसरा मोड था हमारा रेडिएशन। ठीक है, तो पहला मोड जो हमने किया था, पहला मोड कंडक्शन का यहाँ तक, कंडक्शन की जर्नी, कंडक्शन का सफर यहाँ तक ही खत्म हो जाता है। अभी हम दूसरा मोड का आलोचना करेंगे, दूसरी मोड की हम आलोचना करेंगे जिसका नाम है कन्वेक्शन। चलो शुरू करते हैं। कन्वेक्शन, हीट ट्रांसफर का दूसरा मोड। ठीक है, अच्छा, तो कन्वेक्शन का अगर बेसिक डेफिनेशन अगर हम देखें, कन्वेक्शन का अगर हम बेसिक डेफिनेशन देखें तो ये हीट ट्रांसफर होता है। इट इज द फॉर्म ऑफ हीट ट्रांसफर, इट इज द मोड ऑफ हीट ट्रांसफर, it is the mode of heat transfer, it is the mode of heat transfer through liquid, it is the mode of heat transfer through liquid from one region to another region, one region to another region, heat transferred through the liquid from one region to another region via liquid. ओके, ये कोई किताबी डेफिनेशन नहीं है, जस्ट तुम लोगों के समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि कन्वेक्शन जो प्रोसेस जो होता है वो लिक्विड में होता है, एयर में भी होता है, लेकिन प्रोसेस में लिक्विड की मदद से मैं तुम लोगों को समझा के दूंगा। ये जो प्रोसेस है ये मैं तुम लोगों को लिक्विड की मदद से समझा के दूंगा। तो पकड़ के चलो, ये एयर में भी होता है, मैं बाद में एग्जांपल दूंगा, लेकिन ये समझाने के लिए मैं लिक्विड को एग्जांपल के तौर पे मैं ले रहा हूं। तो ये कन्वेक्शन जो प्रोसेस है वो लिक्विड में होता है। आमतौर पे क्या होता है, मान के चलो ये कंटेनर है, ठीक है, और कंटेनर पे कुछ हमने वाटर रखा हुआ है, कंटेनर पे हमने वाटर रखा हुआ है, पानी रखा हुआ है। ठीक है, अगर नीचे की तरफ से अगर हम उसको हीट करें, नीचे की तरफ से अगर हम उसको हीट करें तो क्या होगा, ये जो रीजन है, ये जो पार्ट है, ये पार्ट तो गर्म हो जाएगा, क्योंकि ये पार्ट ग्लास का अगर कंटेनर पकड़ ले तो ये ग्लास डायरेक्टली आग के संस्पर्श में है, आग के टच में है, तो ये जो पार्ट है ये पार्ट गर्म हो जाएगा। इसके साथ साथ जितना भी यहाँ पे जितना भी वाटर मॉलिक्यूल है, इस पार्ट के टच में जितना भी वाटर मॉलिक्यूल है वो जल्दी से गर्म हो जाएंगे इस रीजन के कंपेयर से।
बात को समझो। मान के चलो ये वाटर का रीजन 1 है और ये वाटर का रीजन 2 है। दो रीजन पे हमने डिवाइड कर दिया। इस वाटर के सरफेस को, इस वाटर के कंटेन को हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक है रीजन 1 जो डायरेक्टली बेस के साथ लगा हुआ है, डायरेक्टली बेस के साथ है, ठीक है। ये जो वाटर मॉलिक्यूल है, जो रीजन 1 का जो वाटर पार्ट है, रीजन 1 का जितना भी पानी है वो बेस के साथ है, और रीजन 2 वो बेस से थोड़ा ऊपर है, ठीक है। तो आग अगर हमने दिया, अगर यहाँ पे अगर हमने आग जलाई तो ये रीजन 1 जल्दी से गर्म हो जाएगा, क्योंकि ये बेस के साथ है। ये रीजन 1 जल्दी, रीजन 1 का जो पानी है वो जल्दी गर्म हो जाएगा। तुलनामूलक में ये रीजन 2 का जो पानी है वो रीजन 1 से थोड़ा बाद में गर्म होगा। कैसे गर्म होगा कि ये तो पार्ट अभी जितने देर में रीजन 1 गर्म होगा उतने टाइम में तो रीजन 2 का पानी जो है वो ठंडा ही है, ठीक है। तो क्या करेगा, रीजन 1 का जो पानी है, गर्म पानी है, वो ऊपर की तरफ जाएगा। रीजन 1 का जो गर्म होके जो पानी जो है, गर्म होके जो पानी जो है वो ऊपर की तरफ आएगा, और रीजन 2 का जो ठंडा पानी है वो नीचे की तरफ आएगा, ठीक है। रीजन 1 का जो गर्म पानी है वो ऊपर की तरफ जाएगा, और रीजन 2 का जो ठंडा पानी है वो नीचे की तरफ आएगा, ठीक है, बेस के साथ आएगा। ये ठंडा पानी फिर से गर्म होगा, फिर से ऊपर की तरफ जाएगा, और ये गर्म पानी जो गर्म होके फिर से ऊपर की तरफ आएगा, ये ठंडा पानी फिर से नीचे की तरफ आएगा, गर्म होके फिर से ऊपर की तरफ आएगा। यानी ये जो आ रहा है और ये जो जा रहा है, ठंडा पानी ऊपर की तरफ से नीचे की तरफ आ रहा है, हॉटर कोल्डर पानी जो है, कोल्डर वाटर जो है वो नीचे की तरफ आ रहा है गर्म होने के लिए, और गर्म पानी जो है वो ऊपर होने जा रहा है ठंडा होने के लिए, ठीक है। गर्म पानी जो है, हॉट वाटर जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है ठंडा होने के लिए। यानी ये जो आवागमन है, ये जो प्रोसेस जो है, इसको बोलते हैं वाटर करंट, ठीक है। और यही जो प्रोसेस है जिसकी वजह से वाटर करंट हो या एयर करंट हो, पानी के लिए वाटर करंट, हवा के लिए एयर करंट, यही जो प्रोसेस जिसकी वजह से वाटर करंट उत्पन्न होता है, इसी प्रोसेस को बोलते हैं हम कन्वेक्शन। इसी प्रोसेस को ही कन्वेक्शन बोलते हैं, ठीक है। कैसे हो रहा है देखो, इस पानी के जो रीजन जो है, पानी का जो साइड जो है, इसको हमने 2 पार्टों में, दो हिस्सों में हमने डिवाइड कर दिया, ठीक है। ये हो गया हमारा रीजन 1 और ये हो गया हमारा रीजन 2, ठीक है। रीजन 1 देखो डायरेक्टली बेस के साथ है, पानी के जो वाटर ग्लास जो सरफेस है उसके साथ डायरेक्टली लगा हुआ है, ठीक है। लेकिन रीजन 2 का जो पानी है वो ग्लास सरफेस से थोड़ा ऊपर है कि नहीं, ऊपर है, ठीक है। तो रीजन 1 का जो पानी है वो आग के साथ जल्दी गर्म हो जाएगा, यानी ये पार्ट जल्दी गर्म हो जाएगा, ये पार्ट उतनी जल्दी से गर्म नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये जो ऊपर का ठंडा पानी जो है वो नीचे की तरफ मूव करेगा, ऊपर का ठंडा पानी नीचे की तरफ मूव करेगा गर्म होने के लिए, और नीचे का जो गर्म हो चुका पानी है वो ऊपर की तरफ जाएगा ठंडा होने के लिए, ठीक है। ये हमेशा होता है। जैसे कि हम अगर देखें कि हम अपने एरिया का अगर हवा अगर जल्दी गर्म हो जाए, ठीक है, अगर नदी के पास का जो जितना भी अगर गांव है, अगर गर्मी की वजह ज्यादा गर्मी हो जाए तो नदी पे जो हवा है वो ठंडा है, तो ठंडी हवा जो है वो गांव की तरफ मूव करता है, और गांव का जो गर्म हवा है वो नदी की तरफ मूव करता है, नदी की तरफ मूव करता है। यानी इधर से गर्मी हवा मूव कर रहा है, इधर से ठंडी हवा मूव कर रहा है, इसको बोलते हैं एयर करंट, ठीक है। वैसे ही वाटर का जो ऊपर का जो ठंडा पानी है वो नीचे की तरफ मूव करेगा गर्म होने के लिए, और नीचे का जो गर्म पानी है रीजन 1 का वो ऊपर की तरफ मूव करेगा ठंडा होने के लिए। यही जो प्रोसेस है जिसकी वजह से एक करंट जनरेट होता है, वाटर करंट बोलो या एयर करंट बोलो, यही जो करंट जनरेट होता है इसी को बोलते हैं हम कन्वेक्शन प्रोसेस, ठीक है। इसीलिए हम घर पे कभी कभी नीचे की तरफ कभी वेंटिलेटर्स लगाते हैं, नीचे की तरफ कभी देखना, घर पे कभी देखना नीचे की तरफ हम वेंटिलेटर्स लगाते हैं, ताकि गर्म हवा जो है वो वेंटिलेटर से नीचे की तरफ से निकल जाए और नीचे का जो ठंडी हवा जो है वो ऊपर की तरफ आता रहे। समझ में आया ना? तो यही जो प्रोसेस है इसका कोई मैथमेटिकल एनालिसिस नहीं है, जस्ट थ्योरेटिकल एनालिसिस है। कन्वेक्शन प्रोसेस क्या है? कन्वेक्शन प्रोसेस वही है जिसके वजह से आइदर वाटर करंट हो, एयर करंट हो उत्पन्न होता है। अभी वाटर करंट, एयर करंट क्या है कि मूवमेंट ऑफ हॉट एंड
कोल्ड एयर, मूवमेंट ऑफ हॉट एंड कोल्ड वाटर। ये है मूवमेंट ऑफ हॉट एंड कोल्ड वाटर। ये ऊपर का रीजन का कोल्ड वाटर, नीचे की तरफ का हॉट वाटर। तो मूवमेंट ऑफ हॉट एंड कोल्ड वाटर इज कॉल्ड वाटर करंट, मूवमेंट ऑफ हॉट एंड कोल्ड एयर इज कॉल्ड एयर करंट। समझ में आया? अच्छा, ठीक है। नेक्स्ट जो हम तीसरा मोड आलोचना करेंगे, इसका नाम है रेडिएशन। चलो हम शुरू करते हैं। रेडिएशन, ठीक है। रेडिएशन, हेडिंग डालो, रेडिएशन। ठीक है। रेडिएशन इज द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर, प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर from one point to another point, from one point to another point, process of heat transfer from one point to another point with in straight lines, with a velocity of light, without heating the medium, without heating the medium, ठीक है। अब रेडिएशन क्या है? इट इज द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक हीट का ट्रांसफर होता है, ठीक है। कैसे होता है? इन स्ट्रेट लाइन, सीधे लाइन से हीट का ट्रांसफर होता है विथ ए वेलोसिटी ऑफ लाइट, ठीक है। विथ ए वेलोसिटी ऑफ लाइट, रोशनी का जो वेलोसिटी है, लाइट का जो वेलोसिटी है, उसी वेलोसिटी से हीट का फ्लो होता है, हीट का मूवमेंट होता है, विदाउट हीटिंग द मीडियम। जो मीडियम जिस भी मीडियम से पास होता है उस मीडियम को हीट नहीं करता है, लेकिन एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक लाइट के वेलोसिटी से पास हो जाता है। जो मीडियम है, एयर मीडियम हो, वाटर मीडियम हो, कुछ भी मीडियम हो, उस मीडियम को हीट नहीं करेगा, उस मीडियम को गर्म नहीं करेगा, लेकिन एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक चला जाएगा, हीट का ट्रांसफर हो जाएगा विदाउट हीटिंग द मीडियम। मीडियम को कोई हीट नहीं करेगा, एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक हीट का ट्रांसफर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन विथ द वेलोसिटी ऑफ लाइट, ठीक है। यही जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को बोलते हैं हम रेडिएशन। अगर तुम देखना, अगर ठंडी के मौसम में अगर हमने फायरप्लेस को जलाया, तो गर्मी फायरप्लेस से लेकर डायरेक्ट गर्मी हमारे ऊपर लगता है, लेकिन हवा को उतना गर्म नहीं करता है, ठीक है। डायरेक्टली गर्मी हमारे, यही जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं रेडिएशन, ठीक है। अगर हमने जलती हुई कोयला अगर हमने रख दिया, तो देखना कोयले से गर्मी बाहर निकलता है, कहीं से गर्मी बाहर निकलता है, जो गर्मी हमको लगता है, ठीक है। यही जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को बोलते हैं हम रेडिएशन। तो रेडिएशन का प्रोसेस क्या है? रेडिएशन इज द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन विथ ए वेलोसिटी ऑफ लाइट, विदाउट हीटिंग द इंटरवेनिंग मीडियम, विदाउट हीटिंग द मीडियम। ये मीडियम को कोई गर्म नहीं करेगा, एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक सीधा चला जाएगा, स्ट्रेट लाइन से सीधा चला जाएगा, जो कि वेलोसिटी ऑफ लाइट के समान ही होगा। वेलोसिटी ऑफ लाइट का वैल्यू कितना है? c इज इक्वल्स टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इतना ही वेलोसिटी से ये जो हीट जो है, ये इतना ही वेलोसिटी से मूव करेगा, ठीक है। अच्छा, तो ये रेडिएशन जो है, ये रेडिएशन कुछ पॉइंट्स पे, कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। क्या क्या फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? जितना ज्यादा हॉट होगा, जितना ज्यादा एक बॉडी जितना ज्यादा गर्म होगा, उतना ही ज्यादा रेडिएट करेगा, ठीक है। एक मान के चलो, एक बॉडी का टेम्परेचर अगर 500 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो ये ज्यादा हीट ज्यादा रेडिएट करेगा
या एक 100 डिग्री पे जो गर्म है वो ज्यादा रेडिएट करेगा, जो 400 डिग्री सेंटीग्रेड पे है वो ज्यादा हीट रेडिएट करेगा। ठीक है, यानी एक फैक्टर है हमारा टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। एक बॉडी का टेम्परेचर जितना ही ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा ये वो हीट रेडिएट करेगा। ठीक है, दूसरा फैक्टर है नेचर ऑफ रेडिएटिंग बॉडी। नेचर ऑफ रेडिएटिंग बॉडी, जो बॉडी हीट रेडिएट कर रहा है उसका नेचर से पता चलेगा कि कितना हीट रेडिएट करेगा। अगर एक लोहा जितना हीट रेडिएट करेगा, एक कोयला उससे थोड़ा कम करेगा। ठीक है, अगर कोई एल्यूमिनियम अगर हीट जितना जनरेट करेगा, जितना रेडिएट करेगा उससे ज्यादा एक लोहा करेगा। ठीक है, तो अलग अलग नेचर वाला मैटर से अलग अलग हीट रेडिएट होता है। ठीक है, तो नेचर ऑफ द रेडिएटिंग बॉडी। ठीक है, तो एक तो हमारा डिपेंड करेगा टेम्परेचर ऑफ द बॉडी पे और दूसरा हमारा डिपेंड करेगा नेचर ऑफ द रेडिएटिंग बॉडी पे। ठीक है, स्क्रीन को पॉज करके ये तामझाम उतार लो। ये कोई किताबी डेफिनेशन नहीं है, जस्ट तुम लोगों के समझाने के लिए। शीट पे तो मैंने डेफिनेशन प्रोवाइड कर दिया है। इसी रेडिएशन के ऊपर ही बहुत सारे साइंटिस्ट ने बहुत सारे लॉ दिए हैं। ये धीरे धीरे हम आलोचना करेंगे। ठीक है, तो हीट रेडिएशन पे हम पहले रेडिएशन का डेफिनेशन देखें। अभी हम देखेंगे एब्जॉर्बिंग, रिफ्लेक्टिंग एंड ट्रांसमिटिंग पावर। एब्जॉर्बिंग, रिफ्लेक्टिंग, एंड ट्रांसमिटिंग पावर। एब्जॉर्बिंग, रिफ्लेक्टिंग एंड ट्रांसमिटिंग पावर, ये हम आलोचना करेंगे। अभी अंडरलाइन करो। एब्जॉर्बिंग, रिफ्लेक्टिंग एंड ट्रांसमिटिंग पावर। अगर एक बॉडी पे मान के चलो ये एक बॉडी है, ठीक है, इसके ऊपर जितना हीट आके गिरेगा, जितना अमाउंट ऑफ हीट आके गिरेगा, मान के चलो क्यू अमाउंट ऑफ हीट आके गिरा। ठीक है, इसी क्यू अमाउंट ऑफ हीट को बोलेंगे हम इंसिडेंट हीट। ठीक है, जितना अमाउंट ऑफ हीट आके गिरेगा, जितना अमाउंट ऑफ हीट इंसिडेंट होगा, उसी हीट को बोलेंगे हम इंसिडेंट हीट। ठीक है, तो इसका दो पार्ट होता है। यही जो इंसिडेंट हीट है इसका दो पार्ट में डिवाइड होता है। यही दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। एक पार्ट क्या हो जाता है, मान के चलो अगर क्यू इंसिडेंट आई पकड़ लो और क्यू ए, ये क्यू ए अमाउंट जो है, ये क्यू ए अमाउंट हो जाता है एब्जॉर्ब। तो एक पार्ट हमारा यही क्यू आई का इंसिडेंट हीट का एक पार्ट एब्जॉर्ब हो जाता है और दूसरा पार्ट रिफ्लेक्ट होके चला जाता है। क्यू आर इज द रिफ्लेक्टेड हीट, एब्जॉर्ब हीट, रिफ्लेक्टेड हीट। रिफ्लेक्टेड हीट। ठीक है, जितना अमाउंट ऑफ हीट आके गिरता है एक बॉडी पे, जितना अमाउंट ऑफ हीट आके गिरता है उसी इंसिडेंट हीट में से कुछ अमाउंट हीट एब्जॉर्ब हो जाता है और कुछ अमाउंट हीट रिफ्लेक्ट होकर चला जाता है। अगर मान के चलो अगर इंसिडेंट हीट सपोज 20 जूल, ये समान भी हो सकता है असमान भी हो सकता है। ठीक है, अगर इंसिडेंट हीट अगर 20 जूल है तो ये बॉडी सपोज 5 जूल अमाउंट ऑफ हीट ये एब्जॉर्ब कर लेगा और कितना हमारा रिफ्लेक्ट करेगा, 15 जूल अमाउंट ऑफ हीट रिफ्लेक्ट करेगा। यानी ये दो का समेशन हमारा ये है। समझ में आया? यानी अगर मैथमेटिकली अगर हम देखें
तो मैथमेटिकली हम लिख सकते हैं इंसिडेंट हीट, मैथमेटिकली हम देख सकते हैं इंसिडेंट हीट मैथमेटिकली हम देख सकते हैं इंसिडेंट हीट इज इक्वल्स टू एब्जॉर्ब्ड हीट, मैथमेटिकली हम देख सकते हैं इंसिडेंट हीट इज इक्वल्स टू एब्जॉर्ब्ड हीट प्लस रिफ्लेक्टेड हीट। ठीक है, मैथमेटिकली हम देख सकते हैं इंसिडेंट हीट इज इक्वल्स टू एब्जॉर्ब्ड हीट प्लस रिफ्लेक्टेड हीट, यानी क्यू आई इज इक्वल्स टू क्यू ए प्लस क्यू आर। इंसिडेंट हीट इज इक्वल्स टू इंसिडेंट हीट एनर्जी इज इक्वल्स टू एब्जॉर्ब्ड हीट एनर्जी प्लस रिफ्लेक्टेड हीट एनर्जी, यानी जितना अमाउंट ऑफ हीट आके इंसिडेंट होगा, जितना अमाउंट ऑफ हीट आके हमको गिरेगा, उसमें से कुछ पार्ट क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब्ड हो जाएगा, कुछ पार्ट क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट होकर चला जाएगा। ठीक है, अच्छा तो एब्जॉर्बिंग पावर, रिफ्लेक्टिंग पावर और ट्रांसमिटिंग पावर, ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर ही इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर ही डिपेंडेंट है। ठीक है, कुछ रिफ्लेक्ट होगा और कुछ अमाउंट क्या हो जाता है, कुछ अमाउंट भी ट्रांसमिटेड हो जाता है। यहां से तो कुछ पार्ट रिफ्लेक्टेड हो गया और कुछ पार्ट भी ट्रांसमिटेड होके चला जाता है। ये ब्लू ग्रीन कलर से दिखाई देता हूं, ये सपोज कुछ पार्ट, सपोज ट्रांसमिटेड क्यूटी, ट्रांसमिटेड हीट, ट्रांसमिटेड हीट, तो इंसिडेंट हीट इज इक्वल टू एब्जॉर्ब्ड हीट, रिफ्लेक्टेड हीट प्लस और ट्रांसमिटेड हीट। ठीक है, प्लस क्यूटी। तो जितना भी अमाउंट ऑफ हीट इंसिडेंट आके गिरेगा, उसमें से कुछ हीट हमारा एब्जॉर्ब हो जाएगा, कुछ एब्जॉर्ब हो जाएगा, सोख लेगा, जितना भी बाकी रहेगा उसमें से कुछ रिफ्लेक्ट होके चला जाएगा। रिफ्लेक्शन क्या है, रिफ्लेक्शन क्या, एक पॉइंट पे इंसिडेंट होके फिर से उसी जगह पे, रिफ्लेक्शन हमने क्लास 10 पे किया है। अगर लाइट का आगे पकड़ ले, अगर लाइट आता है तो एक सरफेस पे इंसिडेंट होके फिर से वही सरफेस पे चला जाता है, इसी प्रोसेस को बोलते हैं, इसी फेनोमेनन को बोलते हैं हम रिफ्लेक्शन। तो वही देखो अगर मैं इस तरह का कोई डायग्राम अगर बना के तुम लोगों को समझाओ, अगर कुछ मैं इस तरह से कुछ एक डायग्राम बना के तुम लोगों को समझा के देता हूं। देखो ये एक बॉडी है, पकड़ के चलो, ये एक बॉडी है, ठीक है। तो इस बॉडी पे क्यू आई अमाउंट ऑफ हीट इंसिडेंट हुआ, ठीक है। इसी बॉडी पे क्यू आई अमाउंट ऑफ इंसिडेंट हुआ, ठीक है। यही रिफ्लेक्ट होके चला जाएगा क्यू आर, ठीक है। क्यू आई अमाउंट ऑफ इंसिडेंट हुआ, फिर से उसी मीडियम पे चला जाएगा, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड हीट, ठीक है। और कुछ अमाउंट ऑफ हीट क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा, और कुछ पार्ट क्या हो जाएगा हमारा, ट्रांसमिटेड हो जाएगा, ठीक है। या फिर ट्रांसमिशन हम यहां से भी दे सकते हैं, ट्रांसमिशन हम यहां से भी दे सकते हैं क्यूटी, ठीक है। यानी क्यू ए, क्यू टी और क्यू आर तीनों का समेशन हमारा क्यू आई है। समझ में आया। अगर किसी भी बॉडी पे अगर किसी बॉडी पे अगर हीट इंसिडेंट होता है तो कुछ अमाउंट ऑफ हीट क्या हो जाएगा हमारा, एब्जॉर्ब हो जाएगा, कुछ अमाउंट ऑफ हीट हमारा क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट होकर चले, यानी जिस मीडियम से आया उसी मीडियम पे वापस चला जाएगा, और कुछ अमाउंट क्या हो जाएगा, ट्रांसमिटेड हो जाएगा, ठीक है। यानी मैथमेटिकली हम लिख सकते हैं क्यू आई इज इक्वल टू क्यू ए प्लस क्यू आर प्लस क्यू टी, ठीक है। अभी हमारा एब्जॉर्बिंग, रिफ्लेक्टिंग और ट्रांसमिटिंग इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर डिपेंडेंट है। एब्जॉर्बिंग पावर क्या है, एब्जॉर्बिंग पावर क्या है, एब्जॉर्बिंग पावर को अगर हम ए से डिनोट करें तो एब्जॉर्बिंग पावर है एब्जॉर्बिंग हीट डिवाइडेड बाय इंसिडेंट हीट, ठीक है। एब्जॉर्बिंग हीट डिवाइडेड बाय इंसिडेंट हीट, द रेशियो ऑफ द एब्जॉर्बिंग हीट टू द इंसिडेंट हीट इज कॉल्ड एब्जॉर्बिंग पावर। यानी हम
क्यू आई डिवाइडेड बाय क्यू ए डिवाइडेड बाय क्यू आई। ठीक है, समझ में आया? एब्जॉर्बिंग पावर वही है द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड डिवाइडेड बाय द अमाउंट ऑफ हीट इंसिडेंट। द रेशियो ऑफ द हीट एब्जॉर्ब टू डेट ऑफ द हीट इंसिडेंट इज कॉल्ड एब्जॉर्बिंग पावर। ठीक वैसे ही रिफ्लेक्टिंग पावर को अगर हम आर से डिनोट कर दें तो रिफ्लेक्टिंग पावर होगा क्यू आर डिवाइडेड बाई क्यू आई। ठीक है, और ट्रांसमिटिंग पावर को अगर हम टी से डिनोट कर दें तो क्यू टी डिवाइडेड बाय क्यू आई। और अगर टोटल पावर को अगर हम डिस्कशन करें तो टोटल पावर क्या हो जाएगा? टोटल पावर हो जाएगा एब्जॉर्बिंग पावर प्लस रिफ्लेक्टिंग पावर प्लस ट्रांसमिटिंग पावर। ठीक है, तो यहां से हम 1 बाई क्यू आई कॉमन ले सकते हैं। 1 बाई क्यू आई क्यू ए प्लस क्यू आर प्लस क्यू टी। अगर इन तीनों को अगर हम मिलाए क्यू ए क्यू टी और क्यू आर, मैंने कहा था अगर तीनों को हम समेशन कर दे तो क्यू आई आता है। ठीक है, इन तीनों का एब्जॉर्बिंग पावर, एब्जॉर्बिंग हीट, रिफ्लेक्टिंग हीट और ट्रांसमिटिंग हीट, अगर तीनों को अगर हमने जोड़ दिया तो कितना आता है हमारा क्यू आई। जितना इंसिडेंट आया था उतना ही आएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 1 बाई क्यू आई इंटू क्यू आई। तो क्यू आई हमारा कैंसिल चला जाएगा, यानी हमारा 1। यानी एब्जॉर्बिंग पावर, रिफ्लेक्टिंग पावर एंड ट्रांसमिटिंग पावर इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, समझ में आया? उतार लो ये तामझाम। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज का जो लेक्चर है हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट हम प्रीपोज थ्योरी, एब्जॉर्प्टिव एंड एमिसिव पावर ये हम करेंगे। उससे स्टीफेंस लॉ, वेन्स लॉ और बहुत सारे लॉ है जो हमको करना अभी बाकी है। धीरे धीरे हम